दोस्तों आज हम लोग 15 फरवरी 2023 के लिए साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि 15 फरवरी को सीधा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। तो एक एक सब्जेक्टिव आपको रट लेना है दोस्तों, मिस नहीं करना है, ठीक ना। सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रट लेना है। चलिए पहला सवाल रहा आपका, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो इसका उत्तर है दोस्तों, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। ठीक ना दोस्तों, एक एक सब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका, वक्र दर्पण में आवर्धन किस प्रकार बदलता है। इसका उत्तर है, अवतल दर्पण के पराक्रम में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव ही आभासी और सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 3 नंबर का, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर है, घरों में बल्ब, पंखे तथा अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है। एक के फ्यूज करने पर दूसरे में धारा का प्रभाव बंद नहीं होता है। उपकरणों के परिपथ को श्रेणीबद्ध जोड़ने पर हरेक उपकरणों में कम विभवांतर का संचार होने लगता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ धारा का बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका चौथा, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताएं। इसका उत्तर है, गर्म लोहे के क्रोड पर धारावाही कुंडली लपेटकर धारा प्रभावित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती रहती है। कार्बन स्टील के छाव को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुंबक बन जाता है। जब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है तब भी यह क्षण अपने चुंबकत्व का त्याग नहीं करता। यह अस्थायी चुंबक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 5 नंबर का, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है, विद्युत वाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है, कुंडली में तारों के पेड़ों की संख्या पर। अगर तारों के पेड़ों की संख्या बढ़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरा है, विद्युत धारा की शक्ति पर। तीसरा है, परिनालिका के गर्भ में रखे पदार्थ पर निर्भर करेगा। अगर नरम लोहा परिनालिका के गर्भ में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए छठा सवाल देख लीजिए दोस्तों। छठा सवाल रहा आपका, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है, जबकि जंगलों की पुनः पूर्ति हो सकती है। इसका उत्तर है, वृक्षों को काटकर प्राप्त लकड़ी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, किंतु कोई वृक्ष परिपक्व होने में 15 वर्ष से अधिक समय ले सकता है। इस प्रकार लकड़ी के समान ऊर्जा स्रोतों की पुनः प्राप्ति में बहुत समय लगता है। बड़ी संख्या में वृक्षों को काटने से जंगल नष्ट हो रहे हैं और जो पर्यावरण असंतुलन का कारण है। यही कारण है कि लकड़ी का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। चलिए
आगे देख लीजिए दोस्तों 7 नंबर का सारा सब्जेक्टिव आपको लड़ेगा 15 फरवरी को। ठीक, चलिए 7 नंबर का है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे। ठीक, तो इसका उत्तर है दोस्तों अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह न तो होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 8 नंबर का। 8 नंबर का खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। इसका उत्तर है पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सुलभ ढंग से किया जाता है उस खनिज को अयस्क कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल रहा 9 नंबर का आघात वर्धनीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है कुछ धातुओं को पीट कर उनके चादर बनाए जाते हैं। इस गुण धर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं और धातु आघात वर्धनीय कहलाती है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल रहा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। इसका उत्तर है आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड्स नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। चलिए 11 नंबर का सवाल है डीएनए प्राकृतिक बनाना जन्म के लिए आवश्यक है क्यों। तो इस उत्तर है दोस्तों ये जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। डीएनए गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक प्रकार के विशेष सूचना के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्तरदायी होती है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों 12 नंबर का। 12 नंबर का सवाल रहा जैव आवर्धन से आपका क्या अभिप्राय है, यह हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर है फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं विभिन्न रोगों से बचाने के लिए कई रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशक उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं। यह कीटनाशक फसलों में संचित हो जाते हैं तथा आहार श्रृंखला द्वारा यह विभिन्न पोषी स्तरों से होते हुए अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन के कारण मनुष्य के विभिन्न खाद्यान्नों में यह रसायन एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें किसी प्रकार भी इन खाद्यान्नों से अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 13 नंबर का सवाल रहा कैसे कहा जा सकता है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। तो इसका उत्तर है वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की सूत्र कृमि कीट पक्षी सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। वंशागति जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक। विभिन्न प्रकार के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व के भी नष्ट होने की संभावना रहती है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 14 नंबर का। 14 नंबर का सवाल रहा
वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला है, यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियां तक उसके परिवहन में सहायक होते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा रहा, यह पौधों में ताप क्रम संतुलन बनाए रखता है। तीसरा है, वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। चौथा है, दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्प उत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, 15 नंबर का सवाल है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, पाचक रस अमाशय में HCl पाया जाता है जो निष्क्रिय नोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। उसके बाद 16 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों, 16 नंबर का है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? उत्तर है, वैसी ऊर्जा स्रोत जिन्हें खर्च करने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं होती है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कही जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 17 नंबर का सवाल है, एमीटर और वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। इसका उत्तर है, एमीटर के उपयोग विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है। यह विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजित रहता है। उसके बाद है, वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं की विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से किया जाता है। यह विद्युत परिपथ में पार्श्वबद्ध संयोजित रहता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 18 नंबर का सवाल रहा, आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन क्षमता 25 cm तथा अनंत के बीच होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 19 नंबर का सवाल, प्रकाशानुवर्तन क्या है? इसका उत्तर है, पौधों के तने पर ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। पौधों की यह गति प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 20 नंबर का सवाल, पोषण की परिभाषा दे। उत्तर है, जैव प्रक्रम की वह विधि जिसमें जीव द्वारा पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण एवं उपयोग होता है, पोषण कहलाता है। वीडियो में बस इतना है, और भी आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए।